नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 12वीं के रसायन विज्ञान का 8वां अध्याय डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व शुरू करने जा रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम कौन कौन सी चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम पाठ का परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद हम डी ब्लॉक के तत्वों के बारे में पढ़ेंगे और आखिरी में हम संक्रमण तत्वों के सामान्य गुण पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पाठ के परिचय से। आवर्त सारणी के डी ब्लॉक में वर्ग 3 से 12 के तत्व आते हैं, जिसमें चारों दीर्घ आवर्तों में डी कक्षक भरे जाते हैं। एफ ब्लॉक के तत्व वे हैं जिनमें दीर्घ आवर्तों में 4f तथा 5f कक्षक उत्तरोत्तर भरे जाते हैं। इन्हें आवर्त सारणी में नीचे एक अलग खंड में रखा गया है। डी एवं एफ ब्लॉक के तत्वों को क्रमशः संक्रमण तत्व एवं आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं। तो डी और एफ ब्लॉक के तत्वों को ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। आंतरिक संक्रमण तत्वों की दो श्रेणियां 4f जो कि Ce से Lu तक होती है तथा 5f जो कि Th से Lr तक होती है, क्रमशः लैंथेनॉइड तथा एक्टेनॉइड कहलाती है। तो ये हमारे पाठ का परिचय था। इस पाठ में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। तो मैं आपको ये सुझाव दूंगा कि आप इस पाठ में जितनी भी चीज़ें आ रही हैं, कोशिश कीजिए कि आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा बार लिख पाएं। अब हम बात करते हैं डी ब्लॉक के तत्वों की। मैं आपको पहले दिखाऊंगा कि डी ब्लॉक में कौन कौन से तत्व आते हैं, फिर हम विस्तार से उसके बारे में बात करेंगे। डी ब्लॉक के तत्वों में 4 श्रेणियां होती हैं। प्रथम श्रेणी आपके स्क्रीन के सामने उपस्थित है, ये होती है द्वितीय श्रेणी। प्रथम श्रेणी में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं आप उनको याद रखिएगा। आपको उनका एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, आपको उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होना चाहिए, क्योंकि इनमें से परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। बाकी जितनी भी श्रेणियां हैं आप उनको बस एक बार देख लीजिए, उनमें परीक्षा में सवाल बहुत कम पूछे जाते हैं। तो प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी आपके सामने है। अभी आपके सामने है तृतीय श्रेणी और उसके बाद आती है चतुर्थ श्रेणी। तो ये 4 श्रेणियां हैं जिसमें हम डी ब्लॉक के तत्वों को रखते हैं। अब हम बात करते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। सामान्य रूप से इन तत्वों में बाह्य कक्षकों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d 1 से लेके 10 n s 1 से लेके 2 है। n-1 आंतरिक डी कक्षकों को इंगित करता है, जिनमें 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं तथा बाह्यतम ns कक्षक में 1 अथवा 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। परंतु n-1 d तथा ns कक्षकों की ऊर्जाओं में बहुत कम अंतर के कारण इस सामान्य नियम के अनेक अपवाद हैं। अब मैं यहाँ से आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ, जिसके ऊपर बहुत से प्रश्न भी बनते हैं परीक्षा में। वो ये है कि जो क्रोमियम होता है, जिसको हम Cr से लिखते हैं, उसका अपेक्षित विन्यास 3d4 4s2 होता है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इसका वास्तविक जो विन्यास होगा वो 3d5 4s1 होगा। आप देख सकते हैं इसको, जहाँ पर भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की टेबल मिलती है। अब ऐसा क्यों होता है? इलेक्ट्रॉन को जाना चाहिए था 4s में, लेकिन वो जाता है 3d में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन 3d में जाएगा तो उससे जो 3d शेल है वो हाफ फिल्ड हो जाएगा। हाफ फिल्ड का मतलब होता है अर्धभरित, और जो हाफ फिल्ड शेल होते हैं वो स्टेबल होते हैं। तो इसलिए जो क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो थोड़ा सा चेंज होता है। अपेक्षित और वास्तविक विन्यास थोड़ा सा अलग होता है। अब हम बात करते हैं कॉपर की। कॉपर को हम Cu से रिप्रेजेंट करते हैं
कॉपर का जो अपेक्षित विन्यास होता है वो 3d9 4s2 होता है, लेकिन जब आप इसको देखोगे अपनी किताब में तो इसका जो विन्यास होगा वास्तविक वो 3d10 4s1 होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब आप 3d9 में एक इलेक्ट्रॉन डालोगे तो उससे हमारा 3d10 बनेगा, जो कि एक फुली फिल्ड शेल होगा, यानी कि पूर्ण भरित शेल होगा। और पूर्ण भरित शेल जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं, इसीलिए कॉपर का जो अपेक्षित और वास्तविक विन्यास है उसमें एक आपको बहुत बड़ा अंतर देखने को मिल जाएगा। ये दोनों जगह से परीक्षा में गारंटी है कि प्रश्न आता ही आता है। आपको पूछेंगे कि क्रोमियम का आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है या फिर कॉपर के लिए सेम क्वेश्चन आ सकता है। और अगर क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स का हुआ तो आपको इसके पीछे का रीज़न पूछेंगे, तो आपको ये रीज़न पता होना चाहिए और आपको इनका जो वास्तविक विन्यास है वो पता होना चाहिए। Zn, Cd, Hg तथा Cn के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सामान्य सूत्र n-1 d10 ns2 से प्रदर्शित किए जाते हैं, तो इनका फिक्स रहता है। बस यहाँ पर n की वैल्यू चेंज होती है, d और s में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आंशिक रूप से भरित d कक्षकों के कारण ये तत्व कुछ अभिलक्षणिक गुण दर्शाते हैं, जैसे अनेक ऑक्सीकरण अवस्थाएं, रंगीन आयनों का बनना आदि। अब हम बात करते हैं डी ब्लॉक के तत्वों के भौतिक गुणों की। संक्रमण धातुएं अति कठोर तथा अल्प वाष्पशील होती हैं। इनके गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। उच्च गलनांक का कारण अंतर परमाणविक धात्विक बंधन में ns इलेक्ट्रॉन के अतिरिक्त n-1 d कक्षकों के अधिक इलेक्ट्रॉनों की भागीदारी है। केवल Mn तथा Tc के अपवादों को छोड़कर किसी भी श्रेणी में धातुओं के गलनांक D5 विन्यास पर अधिकतम होते हैं तथा बढ़ते हुए परमाणु क्रमांकों के साथ गलनांकों में नियमित रूप से कमी आती है। इनकी कणन एंथैल्पी यानी कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के मान उच्च होते हैं। अभी आपके सामने एक ग्राफ आया होगा जिसमें तीनों श्रेणियों में जो परमाणु क्रमांक हैं उसके हिसाब से गलनांक का एक ग्राफ बनाया गया है। हम यहाँ पर सिर्फ प्रथम श्रेणी की बात करेंगे तो उसमें आप देख सकते हैं जो क्रोमियम का गलनांक है वो सबसे ज़्यादा है। उसके बाद एक और ग्राफ है आपके पास जो डेल्टा एच और परमाणु क्रमांक के बीच एक ग्राफ है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं जो श्रेणी 1 है उसमें आपको क्रोमियम का सबसे ज़्यादा डेल्टा एच देखने को मिलेगा। ग्राफ्स वैसे पूछे नहीं जाते, लेकिन आपको फिर भी पता होना चाहिए कि ग्राफ से आपको डेटा कैसे पढ़ना होता है। तो ये कुछ ग्राफ थे डी ब्लॉक के तत्वों के, भौतिक गुणों पर ये ग्राफ्स आधारित थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी अधिक होगी उतना ही प्रबल परिमाणी आबंध होगा। चूंकि धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव के निर्धारण में कणन एंथैल्पी एक महत्वपूर्ण कारक है, अतः बहुत उच्च कणन एंथैल्पी वाली धातुओं की प्रवृत्ति अभिक्रियाओं में उत्कृष्ट रहने की होती है। अब हम बात करेंगे परमाणविक एवं आयनिक आकारों की। सामान्यतः श्रेणी में बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के साथ समान आवेश वाले आयनों की त्रिज्या घटती है। अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन हर बार d ऑर्बिटल में प्रवेश करता है। d इलेक्ट्रॉन का आवरण प्रभाव यानी कि स्क्रीनिंग इफेक्ट कम प्रभावशाली होता है। 5d कक्षकों के पूर्व 4f कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की आपूर्ति के कारण परमाणु त्रिज्याओं में नियमित कमी आती है, जैसे लैंथेनॉइड आकुंचन, जिसे अंग्रेजी में हम लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, जो आवश्यक रूप से बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के साथ परमाणुीय आकार में हुई संभावित वृद्धि की क्षतिपूर्ति करता है। लैंथेनॉइड आकुंचन के समग्र प्रभाव के कारण द्वितीय एवं तृतीय संक्रमण श्रेणी के अनुरूप
तत्वों की त्रिज्याएं समान हो जाती हैं तथा इसके भौतिक एवं रासायनिक गुणों में अत्यधिक समानता पाई जाती है। लैंथेनॉइड आकुंचन इस पाठ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। आप इसको अपनी कॉपी में लिखिएगा और इसको एक बार घर जाके एनसीईआरटी से दोबारा से पढ़िएगा। धात्विक त्रिज्या में कमी के साथ परमाणविक द्रव्यमान में वृद्धि के परिणाम स्वरूप इन तत्वों के घनत्व में सामान्यतः वृद्धि होती है। इस प्रकार की महत्वपूर्ण घनत्व वृद्धि टाइटेनियम, जिसका कि एटॉमिक नंबर 22 है, से कॉपर, जिसका कि एटॉमिक नंबर 29 है, तक देखने को मिलती है। लैंथेनॉइड आकुंचन एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको आप एक बार अच्छे से रिवाइज करिएगा और इसकी जो डेफिनेशन है उसको भी याद रखिएगा। तो ये अभी आपके सामने एक ग्राफ है जो रेडियस और एलिमेंट्स के बीच बना है। ये दर्शाता है कि किस एलिमेंट का कितना रेडियस है। तो आप देख सकते हैं निकल पीडी, निकल का जो एटॉमिक रेडियस है और जो कोबाल्ट का एटॉमिक रेडियस है प्रथम श्रेणी में, वो सबसे कम रहता है और जो स्कैंडियम है उसका सबसे ज़्यादा होता है। फिर वो घटते हुए नीचे की तरफ आता है और कोबाल्ट और निकल के बाद वो दोबारा से बढ़ना शुरू कर देता है। तो ये एक छोटा सा ग्राफ था। इसको आप प्रथम श्रेणी के एलिमेंट्स वाला, जो कि ग्रीन कलर से हमने दर्शाया है, उसको आप अपनी कॉपी में बना लीजिए। अब हम इस वीडियो के अंत में आ गए हैं। आइए जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने इस पार्ट का परिचय पढ़ा, उसके बाद हमने डी ब्लॉक के तत्वों के बारे में पढ़ा और आखिरी में हमने संक्रमण तत्वों के सामान्य गुणों के बारे में जाना। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ आई होगी और आपको मैं ये सुझाव दूंगा कि आप इन बातों को दोबारा से अपनी रसायन विज्ञान की एनसीईआरटी से पढ़िएगा। अगली वीडियो में हम लोग आयनन एंथैल्पी के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में जानेंगे और आखिरी में हम मानक इलेक्ट्रोड विभवों में प्रवृत्तियां पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।